तो ये जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं और ये दूसरा दिन है आज जब परमहंस रामचंद्र दास की समाधि जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और वहीं खबर सामने आ रही, लखनऊ से सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी कृषि सचिव बनाए गए हैं। 1989 बैच के यूपी के सीनियर आईएएस है देवेश चतुर्वेदी और यूपी में डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी एसीएस नियुक्ति है। तो इस दौरान ये जानकारी सामने आ रही है और अब सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी कृषि सचिव बनाए गए हैं। 1989 बैच के यूपी के सीनियर आईएएस देवेश चतुर्वेदी, यूपी में डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी एसीएस नियुक्त हैं और अब एक और जिम्मेदारी कृषि सचिव बनाए गए हैं। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है और यूपी में डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी एसीएस नियुक्ति है और एक बार फिर से ये जानकारी और वहीं बढ़ते आगे, अंबेडकर नगर दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 बजे अकबरपुर हवाई पट्टी पर उतरेगा सीएम का हेलीकॉप्टर। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम करेंगे बैठक। कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कानून व्यवस्था की भी सीएम योगी करेंगे समीक्षा। कटेहरी उपचुनाव को लेकर सीएम का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। तो सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम बैठक करेंगे और ये जानकारी सामने आ रही। लखनऊ से 12 बजे अकबरपुर हवाई पट्टी पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा और अंबेडकर नगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रदेश भर के डीएम और कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। एसीएस होम दीपक कुमार, डीजीपी प्रशांत कुमार रहे मौजूद। एडीजी एलओ अमिताभ यश के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ को लेकर निर्देश दिए। हर घर तिरंगा अभियान, आरटी भर्ती 2023 को लेकर, आरक्षी भर्ती 2023 को लेकर निर्देश भी दिए। इतिहास में काकोरी ट्रेन एक्शन महत्वपूर्ण घटना और 8 और 9 अगस्त को जिलों में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम और इसी को लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान होगा। तो इसी को लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और बातचीत की गई। हर घर तिरंगा अभियान, आरक्षी भर्ती 2023 को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं इस दौरान। और वहीं यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने अपने 30 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, लेकिन अब यह जिम्मेदारी संगठन के टॉप 5 नेता संभालेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जीत का जिम्मा बीजेपी की कोर कमेटी ने संभाल लिया है। यह मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में तय किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। तो यूपी में आखिरकार बीजेपी के घर के भीतर फिर से नई सियासी जंग का आगाज हो गया है। इस बार ये जंग आपसी जंग नहीं, बल्कि उपचुनाव में दांव पर लगी साख के साथ पार्टी के भीतर अपनी खुद की अहमियत और सियासी कद को साबित करने की चुनौती से जुड़ी है। और ऐसे में उपचुनाव आते आते राजनीतिक गलियारों में मचे सारे बवंडर शांत कर अब बीजेपी संगठन और सरकार हम साथ है वाला राग गुनगुना रहे हैं। जी हाँ, इस नई तस्वीर से जितनी हैरानी यूपी की जनता को हो रही है, उससे कहीं ज्यादा विपक्षी खेमे में हलचल तय है, क्योंकि अखिलेश के मानसून ऑफर खेल से पहले ही एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आलाकमान ने
खेला कर दिया। दरअसल हमेशा की तरह चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने यूपी उपचुनाव से पहले ही सीएम और डिप्टी सीएम के बीच सारी तल्खियों को दूर कर चुनावी मिशन पर चढ़ाई कर दी है, जिसके बाद सीएम योगी ने कमान संभालते हुए सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठा 2-2 सीटों की जिम्मेदारी सबके नाम कर दी। लोकसभा चुनाव के बाद सपा के लिए जैकपॉट बनी और बीजेपी के लिए फजीहत का कारण बनी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सीएम योगी खुद मोर्चे पर डटेंगे। अखिलेश के चहेते अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली है, जिस पर बीजेपी और सपा दोनों ही अपनी साख और नाक की लड़ाई लड़ते नजर आने वाले हैं। साथ ही अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर भी मजबूती के चलते अयोध्या दौरे की शुरुआत भी सीएम योगी कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मजवा की जिम्मेदारी दी गई, जिन पर कमल खिलाना डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी हो। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खाते में आई है सीसामऊ और करहल की सीट। सपा के पाले से इन सीटों को खींच कर लाने का कमाल डिप्टी सीएम को करना है, क्योंकि अखिलेश की करहल और कानपुर की सीसामऊ सीट बीजेपी के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही। साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद संगठन की नब्ज टटोल चुके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के पास पश्चिमी यूपी की मीरापुर और कुंदरकी की जिम्मेदारी है, जिस पर समीक्षा के बाद क्या बदलाव कर पाती है बीजेपी, ये भी बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर बीजेपी परिवार में कहासुनी दूर कर सीटों का बंटवारा तो हो गया और सुखी परिवार की तस्वीर भी सामने आ गई। इसके बाद कईयों के सपनों की तस्वीर पर पानी फिर गया। मगर बड़ा सवाल यह है, क्या जनता को भी भाता है या फिर चुनावी सुरताल का बैंड बज जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और वहीं बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन और अराजकता के बीच शेख हसीना को इस्तीफा देने के साथ ही देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना देश में तख्ता पलटने के बाद सीधे भारत का रुख किया और जिसके साथ ही सियासी पारा हाई हो गई है। सुनिए राजनीतिक बयान। वो पूरी दक्षिणी बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस होनी। Well, look, as far as India is concerned, I think the first and most important signal we need to send to the people of Bangladesh is that we stand with them. That there is no other vested interest that India has. We have interests, obviously, in a peaceful, prosperous Bangladesh, but we are with the people. We stand for their right to determine their own political destiny and their own representatives. Having said that, we obviously have to be very much on alert. There are some disturbing reports coming, as you know, of attacks on Hindu homes, temples, and individuals. One might hope this will calm down, especially because every sort of popular uprising is followed by some degree of anarchy. We all saw the pictures of looting, etc. yesterday. It may calm down and stabilize in a couple of days, in which case we don't have to worry. If it doesn't, I think it's a good step that the external affairs ministers who have been briefing all party leaders. We welcome that that move on part of the external affairs minister. We are completely with the government as far as national security and the safety of our citizens are concerned. What's happening in Bangladesh is very worrying. It's not just, we can't just say that it's merely a toppling of an unpopular government. It seems to be something more deeper than that. The safety of our citizens, the safety of our borders is very, very important. And eventually, whatever government forms there, we have to make sure that that government is in line with us in terms of our national interest and is not against us, and it's not some radical government which is against the Indian interest. देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये सरकार चेंज आने के बाद जो अभी स्थिति है, वहाँ जितने माइनॉरिटी वाला है अभी बचा हुआ, उनका ऊपर प्लान माफिक अटैक हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी लूट हो रहा है, उनका घर का फीमेल का ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये सारी जो प्रशासन है, अभी जो जमात का प्रशासन और मिलिट्री भी जो है
उनका सपोर्ट ज़्यादा है। और ओवरऑल परिस्थिति बड़ा अलार्मिंग है। मुझे पक्का लगता है भारत सरकार की नज़र होगी, लेकिन बहुत चिंता की विषय है। उस देश की हालत देखिए, ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहां तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनताएं सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। उद्धव साहब आज और रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। बांग्लादेश में भारी उबाल और बवाल के बीच सोमवार यानी 5 अगस्त को तब तख्ता पलट हो गया जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न सिर्फ पद से इस्तीफा दे दिया बल्कि देश भी छोड़ दिया। वहीं इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश की घटना पर बयान भी दिया है। जयशंकर ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जिक्र किया और शेख हसीना को प्रधानमंत्री कहा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को भी भारत की प्राथमिकता बताया। और इसी मुद्दे पर जो राजनीतिक बयान आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं। वहाँ जितने माइनॉरिटी वाला है अभी बचा हुआ, उनका ऊपर प्लान माफिक अटैक हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी लूट हो रहा है, उनका घर का फीमेल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान का जो प्रशासन है इस बारे में डिसीजन लेके कड़ी कदम उठा के वो वहाँ का आदमी का बचाना। देखिए, लगातार अस्थिरता तो बनी रहने की आशंका है मुझे, क्योंकि पिछले करीब 15 सालों से, बल्कि उससे भी ज़्यादा समय से शेख हसीना वहाँ की सबसे बड़ी नेता रही हैं। हालांकि चुनावों पर अलग अलग सवाल उठाए जाते रहे, पर उनके कद का कोई वहाँ और नेता है नहीं। और यदि वहाँ की आर्मी, जैसा ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंतरिम सरकार में शायद सेनाध्यक्ष उसके इतने नेता होंगे जो उसको चलाएंगे, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, कम कम दक्षिण एशिया में हमने देखा है कि जब इस तरह से सेनाध्यक्ष राजनीति में दखलंदाजी करते हैं तो लोकतंत्र जल्दी से वापस नहीं आता है। तो उस हालात में भी मुझे लगता है कि एक तरह से अस्थिरता बनी रहेगी। बांग्लादेश की सूरत हाल निहायत ही नाजुक है और वहाँ तख्ता पलट हो चुका है और आंदोलन करने वालों का पूरे देश में अराजकता फैला रहे, उनका कंट्रोल हो गया है। ये निहायत ही अफसोसनाक खबर है। दरअसल इसके पीछे समझना होगा कि शेख हसीना के तख्ता पलट में किन किन लोगों का हाथ है और किस सोच और फिक्र के लोगों ने ये काम अंजाम दिया। ये बांग्लादेश इशू बहुत सेंसिटिव इशू है और पश्चिम बंगाल सरकार का, ममता बनर्जी जी का, हम लोगों का जो स्टैंड है, ये बांग्लादेश के साथ भारत का और स्पेशली बंगाल का बहुत गहरा रिश्ता है। हमारा हिस्ट्री, हमारा लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर सब मिलकर हमारा एक बहुत गहरा रिश्ता है। हम सब लोग ये प्रेयर करते हैं बांग्लादेश में शांति और नॉर्मलसी रेस्टोर हो जाए। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण। ऐसा नहीं है, ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए,
तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। और वहीं स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर संसद के द्वार के बाहर मंगलवार को विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को हटाने या कम करने की मांग के बीच सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में लगने वाले टैक्स को सरकार को 21,256 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 2023-24 के दौरान 8,263 रुपए सरकार के खाते में आए। देखिए, वित्त मंत्री महोदया ने यानी कि सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पे, दवाइयों पे जो जीएसटी लगा रखी है, उससे आम जनमानस बहुत परेशान है और नितिन गडकरी जी भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। तो सरकार के अंदर भी इस बात पे विरोध है। पूरा विपक्ष इंडिया ब्लॉक आज इस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को, आम आदमी को राहत देनी पड़ेगी। देखिए, मोदी सरकार बिना सोच समझ के कुछ भी एक तानाशाही ये के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया। अब हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए। और वहीं बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग के फ्रीजर में दवा की जगह बियर की कैन मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला धरपा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां वैक्सीन रखने के लिए फ्रीजर मंगाया गया था, लेकिन फ्रीजर में वैक्सीन की जगह बियर की कैन रखे वीडियो वायरल हो रही है। और वहीं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और वहीं बढ़ते आगे, फरवरी 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और इस परीक्षा के लिए करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था। यूपी पुलिस पेपर लीक की घटना ने सभी को परेशान कर दिया। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को फिर से आयोजित होने जा रही है और इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को बिल्कुल ठीक तरह से आयोजित करवाने के लिए खास तैयारी भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक जरूरी नोटिस भी जारी किया और इसमें एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देकर लोगों से पेपर लीक, परीक्षा में नकल, सॉल्वर गैंग से जुड़ी जानकारी देने का अनुरोध किया है। अगर इन बातों की जानकारी पहले से मिल जाएगी तो बाद में होने वाली परेशानियों से बचा जा सकेगा। और वहीं वाराणसी में बड़ा हादसा हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास 2 मकान गिरे और उसमें एक की मौत और 9 घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंडलायुक्त से दूरभाष पर राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री द्वारा रात्रि में गिरे दोनों मकान में रह रहे सभी लोगों के संबंध में पूरी घटना की जानकारी और दुर्घटना में मृत हुई महिला के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री द्वारा मंडलायुक्त को घायल सभी 9 लोगों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए। अभी ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया है और अभी मुख्य हम लोगों का उद्देश्य पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों का इलाज कराना और जो मलबा बचा है उसमें भी अभी हम लोगों को देखना है कि कोई सर्च ऑपरेशन चला के अपने डॉग स्क्वाड के माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति से नहीं। क्या रेस्क्यू मिशन खत्म हो गया सर? क्या नहीं, अभी फाइनल सर्च रह गई है
लेकिन जो जानकारी हमको इस मकान में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा दी गई, तो उनके दृष्टिकोण से सभी लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर दिया गया है। लेकिन किसी भी ऑपरेशन को फिनिश करने से पहले एक फाइनल सर्च की जाती है। हमारा डॉग स्क्वाड है और जो हमारे यहाँ पर टेक्निकल लोग हैं हमारे, वो सब इसको रेस्क्यू करेंगे, सॉरी फाइनल सर्च करेंगे, उसके बाद फिर सर क्या क्या प्रोसीजर रहे हैं जिसके तहत आपने इसको सक्सेसफुली किया? देखिए कि जो भी कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसमें सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होती है कि विक्टिम को लोकेट करना। तो इसमें हमको जो इस मकान में रह रहे थे वो स्वयं निकलकर पहले से आ चुके थे हमारे पहुंचने से पहले, तो उनके द्वारा हमको जो लोकेशन बताई गई उससे हमको काफ़ी मदद मिली। फिर हमने वहाँ देखा कि उन तक बिना किसी नुकसान किए हुए जो लोग फंसे हुए हैं, तो जो हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स हैं या जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं और जो मेडिकल टेक्निक्स हैं कि अगर उनको वहाँ पर कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता है या उनको और स्टेबल करने की आवश्यकता है, तो हमारी यहाँ मेडिकल टीम भी थी एनडीआरएफ। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।